को लगा उसने गलत सुना, लेकिन जैसे ही दोनों बॉक्सिंग रिंग में पहुंचे उसे समझ आ गया, यह लड़का सच में मरने आया है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर यूनिट का चियन मिंगा थोड़े मायूस था। जिस सोल्जर में इंस्पेक्टर बनने की काबिलियत थी, वह छुट्टी पर चला गया। पास खड़े एक सोल्जर ने दिलासा दिया, हो गया है, लेकिन एक और है जो तुम्हें निराश नहीं करेगा। वो था ली युवंशी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, ली युवंशी ने तेज हमला बोला। एक पल की लापरवाही में टोंग ही रिंग के किनारे जा गिरा। लयशी ने मौके का फायदा उठाया और एक जबरदस्त मुक्का मारा, लेकिन टोंग की रोल करता हुआ रिंग के बीच पहुंचा और उसे इशारा किया, और जोर से मारो। भीड़ भड़क गई। लयशी, मैच हार मत जाना, हमने तेरे ऊपर दांव लगाया है। लेकिन ली को खुद समझ नहीं आ रहा था, उसके पैर इतने भारी क्यों लग रहे हैं, जैसे दलदल में चल रहा हो। असल में टोंग उसके शूज में लगे मेटल को कंट्रोल कर रहा था। ली ने मैच रोक दिया। कुछ गड़बड़ है मेरे पैरों में, टोंगी कहता है। डर के मारे नरम हो गए हैं क्या? यह सुनकर युवाशी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो यह सब भूल गया कि यह एक बॉक्सिंग मैच है। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। शरीर पल में मोटे से हुल्क बन गया, उसकी डी क्लास एबिलिटी, बॉडी एनहांसमेंट। लेकिन टोंगी की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। एक बैल की तरह गुस्सैल और एक चीते की तरह शांत। चियान मिंगा ने हर मूव ध्यान से देखा। मजा आ रहा है। भीड़ को लगा टोंगी अब गया। लेकिन जैसे ही ली युवाशी ने जोरदार पंच मारा, उसके हाथ जैसे स्टील से टकरा गए, क्योंकि एडमोमेंट टेम अब टोंग के अंदर था। उसकी नई एबिलिटी थी स्टील ट्रांसफॉर्मेशन, अपने शरीर के हिस्सों को स्टील में बदलने की शक्ति। लयनशी जैसे ही दूसरा पंच मारने आया, टोंग ही नीचे झुका और अपने स्टील में बदले हुए पैर से उसके घुटनों पर जोरदार किक मारी। ली का बैलेंस बिगड़ा और वह गिर पड़ा। टोंगी ने तुरंत घूंसे बरसाने शुरू किए, लेकिन ली भी कोई कम नहीं था। उसने टोंगी को पकड़कर जमीन पर पटका। अब टोंगी टोंगी ने अपनी टांगों से ली की गर्दन को सांप की तरह जकड़ लिया। उसका एक हाथ पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था, लेकिन उसके पास दूसरा हाथ था और वह सीधे टोंगी की खोपड़ी फोड़ने वाला था। टोंगी जान गया, यह मुझे सच में मार देगा। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने ली का हाथ खींचकर छुड़ाया और अपनी टांगों से खुद को ऊपर उछालते हुए उसकी जानलेवा चाल से बच गए। अब टोंगी पीछे से ली के गले पर चौक होल्ड लगाने कूद पड़ा। सब कुछ एकदम स्मूथ और फ्लूइड। भीड़ हैरान रह गई। सिर्फ एक की आंखें चमक रही, जियान मिंगा, अब तू और भी पसंद आने लगा है। लियंशी ने हंसते हुए, उसकी नजर सिर्फ वजंग वो पर थी जिसे वह आंखों ही आंखों में वर्ण कर रहा था। बेवजह हरकत मत करना। तभी चियान मिंगा खुद उसके पास आया। एक छोटी बातचीत के बाद टोंगी की पहचान कंफर्म हुई। फिर उसने पूछा, सैनिक टोंगी, क्या तुम ब्लैक टाइगर यूनिट ज्वाइन करना चाहोगे? उसने एक विजिटिंग कार्ड थमाया। पूरा मैदान हैरान रह गया। ब्लैक टाइगर वो स्पेशल फोर्सेस यूनिट थी जो मॉन्सर चीफटेंस की हत्या और डंजन बॉम्बिंग बॉम्बिंग के लिए फेमस थी। लेकिन टोंगी ने शांति से इनकार कर दिया। कहा, मैं तो बस एक F क्लास प्राइवेट हूं। चियन मिंगो हंसा रैंक आम लोगों के लिए सेट की गई होती है। हमें तुम्हारी जरूरत है। अभी टोंगी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर ब्लैक टाइगर ने उसकी ग्रोथ रोक दी तो पूरी मानवता फिर बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार उसने कार्ड लिया और कहा, सोचूंगा। उसी शाम चयन मिंघाओ डायमंड के ऑफिस पहुंचा। ब्लैक टाइगर यूनिट कैसी चल रही है? डायमंड ने पूछा। चयन मिघाओ ने थकान भरी सांस ली। बहुत कमी चल रही है लोगों की। डायमंड ने तुरंत अंदाजा लगाया, तो तुम चोयोंग जून को ढूंढ रहे हो, वो जो इंस्पेक्टर बन सकता था। चयन मिघो मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन अभी अभी मुझे उससे भी बढ़िया बंदा मिल गया है। शाम ढल चुकी थी। टोंगी अभी भी मैदान में ट्रेनिंग कर रहा था और पार्क जून माओ उसके पीछे छे घूम रहा था। अचानक उसने टोंगी को गले से पकड़ लिया। पापा, यह सब कैसे हो गया? इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? मुझे भी सिखाओ प्लीज। दूसरी तरफ डायमंड अंधेरे में खड़ा सब देख रहा था। उसने फोन उठाया। सोल्जर टोंग की सारी प्रिलिस्टमेंट फाइल्स निकालो। फोन रखते हुए डायमंड खुद से बड़बड़ाया, टोंगी, मुझे माफ करना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा पाना चाहता हूं। अगले दिन डायमंड ने टोंगी का पूरा बैकग्राउंड निकाल लिया।
कुछ इलीगल रिकॉर्ड्स भी निकल आए। टोंगी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन डायमंड ने कोई सजा नहीं दी। बोला, तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। तभी टोंगी ने एक रिक्वेस्ट रखी, मैं एक नई हथियार सेलेक्ट करना चाहता हूं। डायमंड ने तुरंत मंजूरी दे दी। गोबलिन इंसिडेंट में उसकी सर्विस के बदले वेलकरी के साथ टोंगी आर्मरी में पहुंचा। चारों तरफ चमचमाते हथियार थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। काफी देर सोचने का नाटक किया और फिर एक जंग लगा हुआ कान से तलवार उठाया। क्लाउड स्वर्ड। यह तलवार नमी सोख सकती थी और धुआं छोड़ सकती थी। इसका असली नाम था स्वर्ड हिडन इन क्लाउड्स, जिसे वेयर गॉड क्लाउड मास्टर यूज करता था, और उसकी अल्टीमेट फॉर्म थी लाइटनिंग, आसमान से गिरती हुई शुद्ध मैस्कुलिन एनर्जी। पिछले जन्म में इन लॉर्ड ने इसी तलवार से 16 सेंट की हाइट तक पहुंच बनाई थी। वॉल्करी ने झल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड पसंद नहीं, लेकिन इस कबाड़ को उठाना वाकई में बेवकूफ़ी है। टोंगी ने कुछ प्रैक्टिस स्विंग की और बोला, फील तो अच्छा है, बस यही ले लूंगा। वह बोल ही रहा था कि पूरे बेस में अलार्म बज उठा। शहर के बीचों बीच एक नया पोर्टल खुल चुका था और उसमें से मंकी मैन बाहर आ रहे थे। हर कोई तुरंत आर्मर पहनने में जुट गया, लेकिन टोंगी बिल्कुल शांत थे, जैसे उसे सब पहले से पता हो। उसकी यह शांति देखकर वेलकरी भी थोड़ी इम्प्रेस्ड हुई। जल्द ही शहर के गिल्ड्स और मिलिट्री यूनिट्स पोर्टल साइट पर पहुंच गए। ब्लू लॉर्ड्स गिल्ड की महंगी गियर और शाइनिंग हथियार देखकर बहुतों ने मन में ठान लिया, डिस्चार्ज के बाद तो यही जॉय करना है। उधर टोंगी अपने स्क्वाड के साथ मीटिंग कर रहा था। ये जो मंकी मैन है, ये तेज हैं और जड़ से भरे तीर और गैस अटैक करते हैं। इसलिए लड़ाई के दौरान हर हिस्सा ढककर रखना और गैस मास्क जरूर पहनना। बाकी स्क्वाड्स ने हंसना शुरू कर दिया। सपोर्ट टीम टैक्टिक्स पर मीटिंग कर रही है। क्या तुम लोग फ्रंट लाइन पर जा रहे हो? टोंगी का चेहरा सीरियस हो गया। शहर में कई रास्ते हैं। मंकी मैन पीछे से भी घुस सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। सामने वाले आदमी ने मजाक में जवाब दिया। अगर ऐसा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन टोंगी को अपने पिछले जन्म की याद थी। मंकी मैन सीवर के रास्ते रियर यूनिट तक पहुंच गए थे। सब चौंक गए थे। जहरीली गैस से पहले सब पस्त। फिर एक तीर ने टोंगी को चुपचाप चीर दिया। मंकी मैन का खंजर उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि पार्क झुनमाओ बीच में कूद पड़ा। उसने उस हमले को रोका, लेकिन उस तीर से टोंगी की एक आंख चली गई। और जब पार्क झुनमाओ टोंगी का गैस मास्क पहनाने जा रहा था, एक और खंजर उसकी छाती में धंस गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह था टोंगी का सबसे बड़ा पछतावा, और यही वजह थी कि बाद में स्टील एपीरर हमेशा एक आंख पर पट्टी बांधकर चलता था।